हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज एक नई वीडियो के साथ हम आपके बीच उपस्थित हैं। आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 9 का टॉपिक, विज्ञान का टॉपिक है हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं पदार्थ की परिभाषा के बारे में। पदार्थ वह वस्तु है जो स्थान घेरती है और उसका कुछ ना कुछ घनत्व होता है। पदार्थ वह वस्तु जो स्थान घेरती है और उसका घनत्व होता है। उसे पदार्थ कहते हैं। अब बात उदाहरण की आती है। हमारे आसपास में बहुत सारी चीज़ें हैं। कुर्सी, मेज, स्टूल, कमरा, ईंट, पत्थर, पानी, तेल, दूध, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हवा, ये सभी क्या हैं? ये पदार्थ के उदाहरण हैं। जो भी वस्तु हमारे आसपास में है वो सब पदार्थ है। पदार्थ का वर्गीकरण की बात आती है तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की पहली अवस्था ठोस। ठोस यानी कि सॉलिड। सॉलिड अवस्था कैसी है? जैसे कि हमारे हाथ में एक पेन है, मार्कर है, या फिर ये मेरा मोबाइल है, बॉल है, पत्थर है। ये सभी चीजें क्या हैं? ये ठोस के उदाहरण हैं। जैसे गेंद, दीवार, लकड़ी आदि। ठोस जो अवस्था होती है इसमें आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। ठोस जो वस्तु होती हैं उनका आयतन व आकार दोनों निश्चित होते हैं। आयतन का मतलब कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है उसको उसका आयतन कहते हैं। मान लीजिए एक पत्थर है हमारे पास, ये एक हमने एक जगह पे रखा तो जितना स्थान घेर रहा है वो पत्थर, वो उसका आयतन कहलाएगा। इसी प्रकार आकार, भाई बॉल है, आसानी से उस बॉल को दबाकर हम लंबा चपटा नहीं खींच सकते, बॉल का तार नहीं बना सकते, पत्थर को चपटा नहीं कर सकते, पत्थर को हम उसका आकार नहीं बिगाड़ सकते। ये हाथ में हमारे पेन है, इसको हम तोड़ मरोड़ कर गोल नहीं बना सकते। इसका आयतन भी उतना ही है और आकार भी उतना ही है। ये हुआ ठोस का उदाहरण। नंबर 2, पदार्थ की दूसरी अवस्था आती है द्रव अवस्था। द्रव अवस्था ऐसी अवस्था है जो तरल अवस्था में रहती है, जो बहने वाली अवस्थाएं हैं, बहने वाले जो पदार्थ हैं। जैसे पानी, दूध, तेल आदि जितनी बहने वाली चीजें हैं, तरल पदार्थ हैं, वो सारे द्रव कहलाते हैं। इसके बारे में आयतन और आकार समझ लें। द्रव का आयतन
निश्चित होता है, परंतु इनका आकार जो है वो अनिश्चित होता है। परंतु आकार जैसे हमारे पास बोतल में कुछ पानी है, मान लीजिए आधा लीटर पानी है हमारे पास बोतल में, और हमने इसको ग्लास में पलटा, ग्लास में इसको पलटा, तो जो पानी का आकार है पहले बोतल के आकार में था, अब ये ग्लास के आकार में आ गया। इसको हम पी भी लेते हैं। लेकिन जितना आयतन पानी घेर रहा था बोतल में, ठीक उतना ही आयतन ग्लास में या किसी भी बर्तन में अगर इसको पलट के कर देंगे, आयतन उसका जो का त्यों रहेगा, लेकिन आकार उसका बदल जाएगा। पहले बोतल के आकार में बदला हुआ था और उसके बाद वो गिलास में पलट दिया, गिलास का आकार ले लिया। ऐसे ही दूध है, दूध मान लीजिए हमने बाल्टी में लेके आए, बाल्टी के आकार में दूध ने अपना आकार ले रखा था। अब हमने उसको कढ़ाई में गर्म करके पका दिया तो कढ़ाई का आकार ले लिया उसने। भगोने में पलट दिया दूध को, दूध ने भगोने का आकार ले लिया। इस चीज से क्लियर समझ गए होंगे। द्रव का आयतन निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है। आइए अब हम बात करते हैं पदार्थ की तीसरी अवस्था की, जिसका नाम है गैस अवस्था। पदार्थ की तीसरी अवस्था है गैस अवस्था। इसका उदाहरण हवा, बहुत अच्छा उदाहरण है गैस का। हवा में, वायुमंडल में बहुत सारी गैसें मिली हुई हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कौन सी गैस होती है? जो हम इनहेल करते हैं, सांस लेते समय जिसको हम अंदर खींचते हैं, वो ऑक्सीजन गैस होती है। फिर सांस लेने के बाद जिस गैस को बाहर निकालते हैं वो कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रकार अनेक गैसें हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं। तो ये हवा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड इत्यादि इत्यादि बहुत सारी गैसें हैं। आकार और आयतन के बारे में इनकी चर्चा करें। गैसों का आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। अब कहेंगे ये क्या बता दिया गुरुजी? आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। आइए इसको एक उदाहरण से समझते हैं, इस अपनी एक्टिविटी से समझते हैं। ये हमारे पास एक बैलून है, इसके अंदर देख रहे हैं आप क्या भरा हुआ है? हवा भरी हुई है। सभी लोग जानते हैं हवा भरी हुई है इसके अंदर। हवा ने स्थान भी घेर रखा है इसके अंदर, यानी कि हवा पदार्थ का एक रूप है। अब इसने जो अपना आकार लिया हुआ है, इस बैलून के आकार में हवा भरी हुई है। अगर मैं इसको सुई से पंचर कर दूं बेटा, तो क्या होगा? इसके अंदर की जो गैस है, इसके अंदर की जो हवा है, वो हमारे इस पूरे कमरे में फैल जाएगी। यानी कि अभी आयतन कितना है? आयतन कितना स्थान घेर रही है हवा? इस बैलून के बराबर। लेकिन जब अगर इसमें मैंने पंचर कर दिया तो हवा कहाँ निकल के फैल जाएगी? पूरे कमरे में फैल जाएगी। यानी कि आयतन भी अनिश्चित है। और आकार, अभी ये बैलून के आकार में समाहित हुई है गैस, लेकिन जब इसमें पंचर करके इसको हवा को निकाल दिया जाएगा तो ये पूरे कमरे में फैल जाएगी। इस प्रकार हम एक और उदाहरण लेते हैं सेंट का। सेंट की शीशी जब हम खोलते हैं तो सेंट के अंदर, सेंट की शीशी के अंदर जो सुगंध होती है वो शीशी के अंदर भरी हुई होती है, और जैसे ही हम उसका ढक्कन ओपन करते हैं वो सुगंध पूरे कमरे में फैल जाती है। और इस प्रकार हम अच्छी तरह समझ गए होंगे कि गैस का आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। आइए अब बात करते हैं
आणविक आधार पर पदार्थों के वर्गीकरण की। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि पदार्थ या वस्तु का कोई भी छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है उसको हम अणु कहते हैं। और उस अणु के आधार पर कोई भी पदार्थ छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनता है। जैसे कि ठोस में ये छोटे छोटे अणु दिख रहे हैं, द्रव में ये छोटे छोटे अणु दिख रहे हैं, और गैस में भी ये अणु दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं हम ठोस, द्रव, गैस का आणविक आधार पर वर्गीकरण की। तो ठोसों के बीच में जो विभिन्न अणु होते हैं उनका जो अंतराणुक स्थान है, जो छोटे छोटे अणुओं के बीच में देख रहे हैं, गैप स्थान देख रहे हैं, इसको हम कहेंगे अंतराणुक स्थान। ठोस पदार्थों के अणुओं के बीच में अंतराणुक स्थान बहुत कम होता है, यानी कि उसके जो अणु हैं वो क्लोजली बॉन्ड होते हैं, बहुत नज़दीक एक दूसरे के होते हैं, चिपके हुए होते हैं एक दूसरे से, और छुटाने से आसानी से वो एक दूसरे से नहीं छूटते हैं। उनका आकर्षण, उनके बीच का जो आकर्षण होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, और उनके जो बीच का स्थान है वो भी बहुत कम होता है। जबकि द्रव की बात करें तो अंतराणुक स्थान देख रहे हैं, ठोसों की अपेक्षा यहाँ पर जो अंतराणुक स्थान है, दो अणुओं के बीच में स्थान थोड़ा सा बढ़ गया। गैप जो है द्रव के अणुओं में थोड़ा सा ठोसों की अपेक्षा बढ़ गया, और गैप बढ़ जाने के कारण ही अंतराणुक बल जो होता है, अंतराणुक बल होता है दो अणुओं के बीच में जो आकर्षण शक्ति होती है उसको हम अंतराणुक बल कहते हैं। तो अंतराणुक बल जो है ठोसों की अपेक्षा द्रव में कम होता है, जबकि अंतराणुक स्थान द्रव में ठोसों की अपेक्षा अधिक हो जाता है। अब बात करते हैं गैस की। तो गैस में तो आप देख ही रहे हैं, बिल्कुल गैस के अणु जो है वो स्वतंत्र अवस्था में विचरण करते रहते हैं, उन पे बंदिशें बिल्कुल लागू नहीं होती, वो अपने ऊपर बंदिशें नहीं चाहते बिल्कुल। एक अणु यहाँ तो एक अणु वहाँ, एक अणु यहाँ तो एक अणु वहाँ, टू एंड फ्रो की मोशन करते रहते हैं। यानी कि उनके बीच जो आकर्षण बल है, अणुओं के बीच जो आकर्षण बल है, अंतराणुक बल बहुत कम होता है, नगण्य होता है, नेग्लिजिबल होता है, जिसको शून्य माना जा सकता है। साथ ही जो अंतराणुक स्थान है, अंतराणुक स्थान गैसों में बहुत ज़्यादा होता है। तो ये आणविक आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण हमने समझा कि ठोसों में अंतराणुक स्थान कम होता है, द्रव में अंतराणुक स्थान ठोसों की अपेक्षा अधिक होता है, गैसों में अंतराणुक स्थान सर्वाधिक होता है। अंतराणुक बल की बात करें तो अंतराणुक बल ठोसों में बहुत अधिक होता है, अंतराणुक बल द्रव में ठोसों की अपेक्षा कम होता है, जबकि गैसों के अणुओं के बीच अंतराणुक बल बिल्कुल शून्य होता है, नगण्य होता है। अब बात करते हैं गतिज ऊर्जा की। तो गतिज ऊर्जा को आप आसानी से समझ जाएंगे। भाई जो अणु एक दूसरे से दूर उड़े फिर रहे हैं, एक दूसरे से कोई बंदिश ही नहीं है उनकी, तो उसमें क्या है, गतिज ऊर्जा ज़्यादा है। तो सीधा सामान्य सा सिद्धांत है, गैसों के जो अणु हैं उनके बीच में उनकी गतिज ऊर्जा क्या होती है, बहुत अधिक होती है, जबकि द्रव के अणुओं के बीच की जो गतिज ऊर्जा होती है वो गैसों की तुलना में कम होती है। वो क्योंकि बहुत ज़्यादा अनियंत्रित होकर नहीं भागा दौड़ी करते, तो गैसों के अणुओं की तुलना में द्रव के अंदर जो अणु होते हैं उनकी गतिज ऊर्जा कम होती है, जबकि ठोसों के अणुओं के बीच की गतिज ऊर्जा बहुत कम। जो अब तक आपने वीडियो में देखा कि पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में हमने जाना और आणविक आधार पर हमने पदार्थ के वर्गीकरण को समझा। अब आगे हम पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को समझेंगे। पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस, ये अवस्थाएं एक दूसरे में परिवर्तित भी होती रहती हैं। यानी कि ठोस द्रव में बदलता रहता है, द्रव गैस में बदलता रहता है, गैस ठोस में बदलती रहती है, या ठोस गैस में बदलता रहता है। ये कैसे संभव हो पाता है? या तो ऊष्मा लेकर या ऊष्मा देकर, यानी कि या तो पदार्थ को गर्म करके या पदार्थ को ठंडा करके। जब हम बात करते हैं किसी ठोस पदार्थ को द्रव में बदलना, तो ठोस को द्रव में बदलने के लिए उसको गर्म करना पड़ेगा। जैसे कि बर्फ़ है, बर्फ़ को अगर हम बाहर निकाल के फ्रिज से बाहर निकालते हैं, इसको गर्म करते हैं तो पानी बन जाता है।
द्रव को और ज़्यादा गैस पर रख के गर्म कर दें तो वो भाप बन जाता है। तो जैसे जैसे हम इसको ऊष्मा देते जाते हैं तो ठोस द्रव में बदलता है और द्रव गैस में बदलता है। अब आइए इस चित्र के माध्यम से इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। ये ठोस अवस्था है। ठोस अवस्था को जब हम किसी ठोस पदार्थ को गर्म करके द्रव अवस्था में बदलते हैं तो इस प्रक्रिया को गलन कहा जाता है या अंग्रेजी में इसे मेल्टिंग कहा जाता है। इसी प्रकार अगर कोई द्रव पदार्थ ठोस में बदलता है ठंडा होकर, द्रव ठंडा होकर कैसा हो जाएगा, ठोस में बदलेगा और उस अवस्था को कहते हैं हिमीकरण या फ्रीजिंग। जैसे पानी हमने फ्रीज में रख दिया तो वो ठोस यानी बर्फ में बदल गया, उस घटना को कहेंगे हिमीकरण। और जब ठोस गर्म करने पर द्रव में बदलता है उसको हम कहेंगे गलन। क्या कोई ऐसा पदार्थ आप मुझे बताएंगे जो पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? बिल्कुल, पानी एक ऐसा पदार्थ है जो पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। देखिए कैसे। पानी अगर ठोस अवस्था में देखा जाए तो बर्फ है, अगर द्रव अवस्था में देखा जाए तो जल, अम्बु, तोय, वारी, ये सब जो है द्रव अवस्था है। और गैस अवस्था क्या है, भाप या वाष्प। भाप या वाष्प जो है ये गैसीय अवस्था है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पानी पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। अब हर पदार्थ के लिए एक निश्चित तापमान होता है जिस तापमान पर वो ठोस से द्रव अवस्था में बदलता है या द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदलता है। इस पर चर्चा करते हैं। जब कोई ठोस पदार्थ द्रव पर किसी तापमान पर बदलता है, द्रव में बदलता है किसी तापमान पर, तो उस तापमान को हम कहते हैं गलनांक। जब कोई ठोस पदार्थ किसी टेम्परेचर पर एक निश्चित तापमान पर द्रव अवस्था में बदलता है तो उसको हम कहेंगे गलनांक। उस तापमान को गलनांक कहते हैं। और पानी का गलनांक, बर्फ का गलनांक कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। यानी कि बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पानी में बदलने लगता है। इसी प्रकार अब बात करें द्रव से ठोस अवस्था में बदलने की। जब हम किसी पदार्थ को, द्रव पदार्थ को ठंडा करते हैं तो ठोस में बदलता है। इस घटना को क्या कहेंगे, हिमीकरण या फ्रीजिंग। यानी कि पानी को जब फ्रीज में रखा तो किस तापमान पर वो बर्फ बनना शुरू हो जाएगा, तो उस तापमान को कहेंगे पानी का हिमांक। जिस तापमान पर कोई द्रव पदार्थ ठंडा होकर ठोस में बदलता है उसको कहेंगे हम हिमांक। तो पानी का हिमांक कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ में बदलने लगता है पानी से, और बर्फ जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी में बदलने लगता है। इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब आते हैं हम द्रव अवस्था से गैस अवस्था की ओर। द्रव अवस्था से गैस अवस्था की ओर आने के लिए अगर हम किसी द्रव को, तरल को गर्म करते हैं और वो गैस अवस्था में बदल जाता है। जैसे हमने एक बर्तन में पानी रख के उबाल दिया, गैस पे रखा, उबाला और वो तेजी से भाप बन गया। एक तो ये घटना हुई गैस बनने की, वो गैस में बदल जाता है। दूसरा एक घटना होती है, पानी को हमने कटोरे में रख दिया छत पे,
और वो धूप में 2-3 दिन में वो बर्तन देखेंगे हम जाके, वो बर्तन खाली हो जाता है। यानी कि वो तेज़ी से नहीं, धीरे 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 वो क्या होता है, वाष्प में बदल जाता है। इस प्रकार दो घटनाएं होती हैं। द्रव से जो गैस में बदलने की घटनाएं हैं, दो प्रकार की घटनाएं हैं। एक तो भाप बनना और एक वाष्प बनना। यानी कि जब कोई पदार्थ तेजी से किसी निश्चित तापमान पर गर्म किया जाता है और वो गैस अवस्था में बदल जाता है तो उसको कहते हैं भाप बनना। लेकिन उसके क्वथनांक से कम तापमान पर, यानी कि निश्चित जो तापमान है उससे कम तापमान पर, यानी कि एट एनी टेम्परेचर, किसी भी तापमान पर किसी लिक्विड को अगर रख दिया जाए तो धीरे 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 वो गैस में बदलने लगता है। उस घटना को कहते हैं वाष्प बनना, यानी कि वाष्पीकरण या वाष्पन। तो जब द्रव पदार्थ को गर्म किया जाता है किसी भी तापमान पर तो वो गैस अवस्था में बदलता है। इस घटना को कहते हैं वाष्पन। जब किसी गैस को ठंडा किया जाता है, जब किसी बर्तन में, कांच के बर्तन में गैस भर ली जाती है और इसको एक ठंडे पाइप के माध्यम से इसको निकाला जाता है, पास किया कराया जाता है, तो कंडेंस होकर या संघनित होकर ये गैस पुनः द्रव में बदल जाती है और इस घटना को कहते हैं संघनन। यानी कि जब कोई गैस ठंडी होकर द्रव में बदल जाती है तो इस घटना को कहते हैं संघनन। और जब कोई द्रव गर्म करने पर गैस में बदल जाता है, इस घटना को कहते हैं वाष्पन। नॉर्मली तो होता है जब कोई ठोस पदार्थ गर्म किया जाता है तो पहले वो द्रव में बदलता है और उसको, द्रव को भी अब गर्म करते रहते हैं तो वो फिर काय में बदल जाता है, गैस में बदलता है। लेकिन यहाँ कुछ अपवाद भी हैं बच्चों। जैसे कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जब उनको गर्म किया जाता है तो वो द्रव अवस्था में ना बदल के सीधे गैस में बदल जाते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जब उनको गर्म किया जाता है तो वो ठोस से द्रव अवस्था में ना आकर सीधे ठोस से काय में बदल जाते हैं, गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं। इस घटना को कहते हैं हम ऊर्ध्वपातन। इस घटना को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, कई बार परीक्षा में पूछी जाती है। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन की घटना क्या होती है? जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है और वो गर्म करने पर द्रव में ना बदलकर सीधे गैस में बदल जाती है तो इस घटना को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ऐसे कौन कौन से पदार्थ हैं? ऐसे कुछ उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कपूर क्या है? कपूर, नौसादर, ड्राई आइस। ड्राई आइस आपने सुना है कभी? ड्राई आइस या सूखा बर्फ किसे कहते हैं? जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कहते हैं? ड्राई आइस के नाम से भी जानते हैं। तो कपूर, नौसादर और ड्राई आइस इसके बहुत अच्छे उदाहरण हैं। ऊर्ध्वपातन पदार्थ है ये कपूर, नौसादर और ड्राई आइस। जब इनको गर्म करते हैं तो ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदल जाते हैं। और बदलते कैसे हैं? ठोस से द्रव में बिना बदले गैस में क्यों बदल जाते हैं? क्योंकि इन पदार्थों का जो वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक हो जाता है। जब किसी ठोस पदार्थ का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक हो जाता है तो वो द्रव में बदले बिना सीधे गैस में बदल जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसके उलट, इसकी विपरीत प्रक्रिया अगर देखें तो जब किसी गैस को ठंडा करने पर वो सीधे ठोस में बदल जाए। पहले नॉर्मल स्थिति में क्या होता था? गैस को ठंडा किया वो द्रव में बदलती थी, द्रव को ठंडा किया वो ठोस में बदलता था। लेकिन जो अपवादिक स्थिति हुई वो क्या हुआ? गैस को हमने ठंडा किया
गैसीय स्टेट को ठंडा किया और वो ठंडा होकर सीधे ठोस में बदल गई, द्रव में बदले बिना। तो इस घटना को हम कहते हैं निक्षेपण। क्या कहेंगे? निक्षेपण। यानी कि और इसका एक अच्छा उदाहरण है, आपने देखा होगा पाला पड़ना। जाड़ों की रात में आपने देखा होगा अक्सर आपकी घर की जो बाहर खिड़कियां हैं, खिड़कियों के शीशों पर या बाहर जो पेड़ खड़े हुए हैं, पेड़ों की पत्तियों पर सफ़ेद सफ़ेद बर्फ की सी सतह जम जाती है, क्रिस्टल के रूप में बर्फ जम जाती है। उसको हम पाला कहते हैं। गांव के बच्चे बहुत आसानी से जानते होंगे पाला क्या होता है। तो ये जो पाला होता है, क्या होता है, जाड़ों के मौसम में पत्तियां या हमारे जो खिड़की के शीशे हैं, उनका टेम्परेचर जो वहाँ की वायु है उस वायु के टेम्परेचर से कम होता है। और वो आर्द्र वायु जब उन ठंडी सतह के टेम्परेचर के ठंडी सतह के संपर्क में आती है तो वो पानी में बदले बिना सीधे काय में बदल जाती है, ठोस में बदल जाती है, यानी कि बर्फ के क्रिस्टल के रूप में बदल जाती है। ये घटना निक्षेपण कहलाती है। मैं समझता हूँ आप सभी ने इन घटनाओं को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया होगा। ये जो चार्ट है, इसके माध्यम से आपने पदार्थ की अवस्था के परिवर्तन को बहुत अच्छे से समझा होगा। हो सकता है कुछ बच्चों की कुछ जिज्ञासा हो, वो आप अपने कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं जवाब देने का पूरा प्रयास करूंगा। आपके जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर देने का पूरा प्रयास करूंगा। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। थैंक्स।